हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सबको पता है कि अपन धीरे धीरे अब लेसन नंबर 6 तक आ चुके हैं और 6 नंबर लेसन है पोएट एंड पैनकेक। और ऑलरेडी अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लस आपको ये इसको शेयर भी करना है ताकि उसका बेनिफिट दूसरों को भी मिल सके। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने लेसन नंबर 6 पे आते हैं। ऑलरेडी ये इसकी जो 5 लेसन है वो मैं पढ़ा चुका हूँ, इसकी शॉर्ट वीडियो भी डाल चुका हूँ। अगर शॉर्ट में जैसे आपने डिटेल पढ़ लिया तो इसको शॉर्ट में भी पढ़ो तो आपको जल्दी से गेन कर पाओगे। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं लेके आऊँगा, इसलिए आप रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आपको डेली बिना स्किप किए एवरी डे इसको देखते रहना है। अब अपन आते हैं पोएट एंड पेनकेक्स, उसके अबाउट द जेमिनी स्टूडियो। यानी जेमिनी स्टूडियो के बारे में यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले आता है एस एस वासन। तो यहाँ पे एस एस वासन कौन है? तो एस एस वासन जो है फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। यानी ये जो है जेमिनी स्टूडियो जो चल रहा है उसके जो मालिक हैं, ठीक है। फाउंडर ऑफ का अर्थ होता है इसके जो मालिक, यानी हेड। यानी यहाँ पे ये जो एमिनो स्टूडियो जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे उसकी जो जगह है उसका मालिक कोई और है, ठीक है। और यहाँ पे जो जेमिनी स्टूडियो चला रहे हैं उसके जो ओनर है वो कौन है? एस एस वासन है। अब इसका ही सेकेंड पार्ट है मंगलम सुबु। कोथा मंगलम सुबु है वो सेकेंड स्टेज पे आते हैं। इसके सेकंड जो नंबर के पर्सन आते हैं वो कोथामंगलम सुबु है। और ये लेफ्ट हैंड है किसके? एस एस वासन के। यानी एस एस वासन कोई भी काम करते हैं वो बिना इनके पूछे नहीं करते हैं। और सभी प्रकार की जानकारियां जो हैं कोई लेनी होती है वो सीधे किसके पास देते हैं? कोथामंगलम सुबु। अब यहाँ पे ऐसा क्यों करते हैं? और कोथामंगलम सुबह जब यहाँ पे आए थे जेमिनी स्टूडियो में उस समय एज ए ऑफिस बॉय के रूप में आए थे। और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, क्रिएटिव किया, जिसके कारण ये जो कोथामंगलम सुबह है वो यहाँ पे क्या बन गए? एक लेफ्ट हैंड बन गए इनके, एस एस वासन के। नॉट सो एजुकेटेड, यानी ये जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इवन देन ये यहाँ पे फेमस पर्सन बन गए, बट क्रिएटिव। लेकिन कैसे हैं? क्रिएटिव पर्सन है, यानी आप उनको जो भी कार्य दोगे वो 100% उसको सोल्व आउट कर देंगे। नेक्स्ट है ऑलवेज रेडी फॉर एनी वर्क, और हमेशा हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं, कभी भी किसी काम को मना करते नहीं है। हिज टाइम इज गोल्डन टाइम ऑफ एस एस वासन। एस एस वासन का ये गोल्डन टाइम था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब एस एस वासन है वो कोई भी क्लिप करनी है, कोई भी शूटिंग करनी है तो बिना उनकी राय लिए करते नहीं है। ही रोट स्टोरीज, और उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी, पोएम्स लिखी और एक नोवेल भी लिखी है। और उस नोवेल का नाम ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में आया करता है। उसका नाम है थिलाना मोहनम्बल। उसके जो नोवेल लिखी है वो। और एक दिन की और ये बात बता रहे हैं कि ये ऐसा क्यों क्रिएटिव पर्सन है, कैसे आप बता सकते हो? तो ऐसा एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे देंगे अपन? तो यहाँ पे एक पर्सन आता है शूटिंग करवाने के लिए और वो शूटिंग करवाता है फाइट बिटवीन द रेड एंड टाइग्रेस। यानी एक चूहे और एक शेरनी के बीच में क्या हो रही है? फाइटिंग हो रही है। और ये फाइटिंग में क्या था कि ये रेड जो है वो इस टाइग्रेस को बुरी तरह से मार देता है। अब जब वो उसको मार के वहां से निकल रहा है तो क्या देखता है रेड? तो रेड देखता है कि उनके जो कब्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, किसके? टाइग्रेस के, वो एकदम रो रहे हैं। तो उसके ऊपर वो क्या दिखाता है? पीटी दिखाता है, यानी दया दिखाता है। कौन? ये रेड। और फिर उस उन बच्चों की जो है पूरा उसकी लाइफ को सेटल करने की जिम्मेदारी उठा लेता है। कौन? ये रेड। इसके ऊपर क्या लिखना है? स्टोरी लिखनी है। तो इस पे जो एस एस वासन के पास जाता है ये पर्सन, और एस एस वासन कहता है कि देखो मेरे को इसके बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इस स्टोरी को आपको सोल्व आउट करना ही है तो आप किसके पास चले जाओ? कोथामंगलम सुबू के पास चला जाओ। जैसे ही वो कोथामंगलम सुबू के पास जाते हैं और देखते हैं, और कोथामंगलम सुबू उसको 4 प्रकार के आइडियाज देता है कि इस प्रकार से आप अपनी इस फिल्म को शूट कर सकते हो। तो उसको ये आइडिया पसंद नहीं आते, तो फिर वो 14 टाइप्स के न्यू आइडियाज बताता है। इट मीन्स कितना क्रिएटिव पर्सन है कि वो इतने सॉल्यूशन उसको बता रहा है। दूसरा व्यक्ति होता तो चिढ़ जाता या मना कर देता। अब नेक्स्ट पर्सन के बारे में अपन देखते हैं अशोका मित्रन। और अशोका मित्रन कौन है? ये जो अपन पढ़ रहे हैं लेसन
पोएट एंड पैनकेक्स, उसको लिखने वाला जो ऑथर है उसका नाम ही क्या है, अशोका मित्रन। और ये एक तमिल राइटर है और इसने बहुत सारी फिल्म्स लिखी हैं तमिल में। और इस वर्क इस और यहाँ पे जो जेमिनी स्टूडियो में वो एज ए वर्कर के रूप में काम करता था। और क्या करता था कि जेमिनी स्टूडियो के बारे में बहुत सारे न्यूज़पेपर में कुछ कुछ चीजें आती ही रहती थी। और ये चीजें जो है वो उसकी जो क्लिपिंग्स, उसकी जो कटिंग करके उसको एक फाइल में स्टोर करना, ये काम किसका था, अशोका मित्रन। यानी अशोका मित्रन का टोटल वर्क यही था कि जो न्यूज़पेपर में जेमिनी स्टूडियो से रिलेटेड कोई चीज आती थी उनको क्या करता था, वो जल्दी से कट करता और उस कट करके उसको। और वो जो अशोका मित्रन है वो एक क्यूबिकल रूम में बैठता था और ऐसा था जो एकदम ट्रांसपेरेंट, यानी उसको आर पार देखा जा सकता है। और जितने भी लोग उनको देखते तो वो लोग क्या समझते थे कि अशोका मित्रन जो है उनको कोई काम नहीं है, फ्री के ये जो अमाउंट उठा रहा है एज ए सैलरी के रूप में। तो अशोका मित्रन सभी इन चीजों का क्या करते थे, रिकॉर्ड रखते थे उस फाइल में। और फिर क्या आता है इन द स्टोरी डिपार्टमेंट। और स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन वर्कर जो काम करते थे, तो हाँ, यहाँ पे स्टोरी डिपार्टमेंट में हम देखते हैं सबसे पहले ऑफिस बॉय। और ऑफिस बॉय का क्या काम था, डू मेक क्राउड प्लेयर्स मेकअप, यानी क्राउड प्लेयर जितने थे उनको मेकअप करना। उसके बाद चीजों को यहाँ से यहाँ उठा के रखना। और आपको ये भी बता दूं, जैसे एज ए अपने स्कूल में पियोन का काम होता है, चपरासी का जो काम होता है, वही काम यहाँ पे ऑफिस बॉय का होता है इस डिपार्ट जेमिनी स्टूडियो में। और ये हमेशा अनहैप्पी रहता था विथ सुबु। अब ये अनहैप्पी क्यों रहता था, क्योंकि यहाँ पे जो ये ऑफिस बॉय था वो कुछ ही सालों के बाद आया था। और सुबु के पहले, सुबु जब आया था तब सुबु भी क्या था, एक ऑफिस बॉय था। लेकिन धीरे धीरे वो सेकंड पोजीशन पे चला गया, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन तो एस वासन की है। तो ऑफिस बॉय भले लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, इवन देन यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑफिस बॉय है वो वहां पे नहीं पहुंच पाता जहाँ पे सुबह पहुंच पाते हैं। अब सेकंड पर्सन है, इसमें आता है लॉयर। लॉयर का यहाँ पे वर्क है एक लीगल एडवाइजर के रूप में, यानी कुछ भी यहाँ पे कोई घटना होती है उसको देख रेख करना, उसके खिलाफ कोई केस करना या लड़ना, ये सभी काम किसका रहता है, लॉयर का रहता है। इसीलिए यहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में एस वासन के द्वारा इनको हायर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, ये ऐसा कुछ काम कर देता है जिससे क्या होता है, एक हीरोइन का जो कैरियर होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कैसे होता है, एक दिन क्या होता है कि कोई हीरोइन जो रहती है वो किसी ऑफिस बॉय पे गुस्सा हो जाती है, तो ये पूरी शूटिंग जो है कैमरा उस हीरोइन की ओर कर देता है लॉयर, और पूरी शूटिंग उसकी ले लेता है। और बाद में फिर उस हीरोइन को वो पूरी क्लिप दिखाता है, जिसके कारण हीरोइन जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने करियर को वहीं खत्म करके चली जाती है। नेक्स्ट है फेमस राइटर्स। तो यहाँ जेमिनी स्टूडियो के बहुत सारे जो फेमस राइटर हुए हैं, जैसे एस योगियर, सांगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये सभी जो लोग थे ये कहीं न कहीं कोई राइटिंग क्लिप लिखना ये काम था। और ये एक और बता दूं कि पूरे जेमिनी स्टूडियो में 600 पीपल काम कर रहे थे। और ये जो 600 लोग काम कर रहे थे, तो 600 लोग में 599 लोग सभी क्या थे, एकदम खादी ड्रेस पहनते थे और मानते थे गांधी जी को। लेकिन इसमें 1% जो लॉयर था, ठीक है, ये जो लॉयर था वो बूट शूट और कोट पहन के ही रहता था हमेशा ऑलवेज। अब यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट तो है मेकअप डिपार्टमेंट। अब ये अपन ने जो स्टोरी डिपार्टमेंट के कौन कौन लोग क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में अपन देखा। अब आते हैं मेकअप डिपार्टमेंट के ऊपर। और मेकअप डिपार्टमेंट में मेनली क्या चीज यहाँ पे अवेलेबल होती थी, और पैनकेक। और पैनकेक यहाँ पे एक ऐसा मेकअप मटेरियल है जिसको हीरो हीरोइन और जो दूसरे अदर एक्ट्रेस और एक्टर होते हैं उनके मुंह पे लगाने की क्रीम है एक प्रकार की। अब यहाँ पे क्या था कि ये जो क्रीम है वो उनको हर प्रकार के जो चेहरा है उसको परिवर्तन करने के लिए काम में आती थी। अब हीरो यहाँ पे आपको पता भी होगा कि यहाँ पे जो ग्रेटा गार्बो, मिस गोहर और वैजंतीमाला नाम की जो हीरोइन है उन्होंने इस पेनकेक का यूज किया है। मतलब ये जो हीरोइन है इस समय थी जब यहाँ पे पेनकेक आता था। और ये पेनकेक जो है यहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में ट्रक लोड आता था, यानी एक ट्रक भर भर के यहाँ पे पेनकेक आता था। उसका रीजन क्या था कि यहाँ पे एवरी डे बहुत सारी यहाँ पे शूटिंग हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे एक और बताया कि यहाँ पे रति अग्निहोत्री है जिसने इस पेनकेक का यूज नहीं किया है।
अब यहाँ पे आते हैं चीफ। यहाँ पे जो मेकअप डिपार्टमेंट में 4 प्रकार के जो वर्कर थे वो क्या करते थे, यहाँ पे मेकअप करने का काम करते थे। सबसे पहले अपन आते हैं चीफ मेकअप मैन। यानी चीफ मेकअप मैन जो था वो हीरो और हीरोइन का क्या करता था, यहाँ पे मेकअप करता था। सीनियर जो असिस्टेंट था वो साइड हीरो या सेकंड हीरो का, यानी जो साइड हीरो यानी एक हीरो का जो फ्रेंड होता है या हीरोइन की जो फ्रेंड होती है उसका जो मेकअप करते थे वो कौन करते थे, सीनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट जो थे वो क्या करते थे, कॉमेडियन। जितने भी वहां पे कॉमेडियन आते थे उन कॉमेडियन की जो मेकअप करने का काम करते थे वो कौन करते थे, जूनियर असिस्टेंट। और ऑफिस बॉय ऑलरेडी मैं पहले बता चुका कि ऑफिस बॉय के जो वर्कर है वो क्या करते थे, जितने भी वहां पे पीछे क्राउड प्लेयर का अर्थ होता है कि जो हीरो हीरोइन के पीछे नाचने वाले और उसके साथी जो पीछे रहते हैं डांस करते हैं उनका मेकअप करने का काम कौन करते थे। और इन ऑफिस बॉय को रेगुलर बेसिस पे कहीं यहाँ पे जो मेकअप करने का काम नहीं पड़ता था, लेकिन जब भी पड़ता था तो उनको ये करवाया जाता। अब अपन आते हैं अबाउट द रॉबर्ट क्लाइव। यानी रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, तो यहाँ पे जो जेमिनी स्टूडियो चल रहा था ये किसी व्यक्ति का स्टेबल था। स्टेबल यानी जो घोड़े रखने का जो प्लेस आता है उसको कहते हैं स्टेबल, जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं। तो ये उस पूरी जमीन का मालिक कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, जहाँ पे एज ए रेंट के ऊपर ये सभी स्टूडियो चला रहे थे। तो यहाँ पे ही हेड, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये जो अभी बता देते हैं कि कौन यहाँ पे ये रॉबर्ट क्लाइव से ये जेमिनी स्टूडियो के लिए लेता है। ही हैड डज, और ये रॉबर्ट क्लाइव जो है हैड डजन ऑफ बिल्डिंग्स इन चेन्नई एंड मद्रास। और इसी चेन्नई और मद्रास में इनकी डजन ऑफ क्या है बिल्डिंग्स है। इसके अलावा इस स्टेबल के अलावा ही वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। और बंगाल का ये सबसे पहला गवर्नर भी रॉबर्ट क्लाइव रह चुका। और इनकी एज भी ज्यादा नहीं थी और कम ही एज में क्या होता है उनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे मद्रास में जब वो आए थे तो उन्होंने किसी एक जवान लड़की के साथ भी यहाँ पे क्या की थी, वहाँ पे संत मैरीज में चर्च में उन्होंने मैरी की थी। अब अपन आते हैं जेमिनी स्टूडियो हैज एन एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी यहाँ पे इंडियनता जो है, यानी अपन यहाँ पे भारतीयता झलक रही है, वो कैसे पता पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जेमिनी स्टूडियो चलाने वाले जितने भी वर्कर हैं, सभी जो वर्कर हैं सभी भारतीय हैं। इससे हमको ये पता पड़ता है कि ये जो है पूरा इंडिया से रिलेटेड है। और उसमें ये भी बताया गया कि यहाँ पे जो AIR यानी ये आपने देखा होगा जब भारत देश आजाद हुआ उस समय यहाँ पे जो सूचना एक दूसरे को गांव टू गांव जो दी जाती है, ठीक है, विलेज टू विलेज दी जाती थी, वो ये एयर इंडिया जो रेडियो था उसके थ्रू दिया जाता था। और वो भी कौन यहाँ पे करता था, ये जेमिनी स्टूडियो। और यहाँ पे जो दूरदर्शन आपने देखा होगा, अभी तो आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन उस हमारे समय जो दूरदर्शन पे ही हर प्रकार के जो मैच है, उसके बाद कोई न्यूज है, कोई भी फिल्म है, सभी चीजें जैसे रामायण सभी इस दूरदर्शन पे आया करती थी। अब अपन आते हैं कि ये कैसे यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसके कारण आपको बता देते हैं। देखो सबसे पहले ये जो जेमिनी स्टूडियो है किस कौन लेता है, ये जो बंगाली व्यक्ति होता है वो क्या करता है, इस जेमिनी स्टूडियो को अपने पास रखता है। और वो ज्यादा उससे ये जेमिनी स्टूडियो चल नहीं पाता है, वो क्या करता है किसी महाराष्ट्रियन को सौंप के हैंड ओवर करके ये चला जाता है। देन फिर ये जो महाराष्ट्रियन है उसकी अच्छी तो चलती है, लेकिन वो क्या करता है कि अब इसको अपनी स्टूडियो को महाराष्ट्र या मुंबई में ले जाके सेट करता है, जिसके कारण वो धारवाड़ कर्नाटका को सौंप के चला जाता है। फिर ये जो व्यक्ति है वो आंध्रा को सौंप के चला जाता है, आंध्रा इंडियन, ठीक है। और ये नेक्स्ट जो है मद्रास इंडियन को सौंप के चला जाता है। फिर वो जो है वो एंग्लो बर्मर्स को सौंप के चला जाता है। फिर उसके बाद एंड में सबसे लोकल तमिल, ठीक है, जो अपने ये SS वासन है वो कौन है, एक तमिल राइटर है। और ये लास्ट में ये लोकल तमिल को सौंप के चले जाते हैं। और ये इट्स आल्सो डील विथ AIR और दूरदर्शन। अब लास्ट इसका जो टॉपिक है वो है MRA सर्कस ग्रुप। और यहाँ पे फिर क्या होता है कि जेमिनी स्टूडियो में 600 लोग काम कर रहे हैं और सभी जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे
जो एस वासन का ये मानना है कि अब हम इस काम को यही स्टॉप कर देते हैं, दूसरे जैसे स्टॉप करके चले गए इस टाइप से, लेकिन अपन इसको छोड़ के नहीं जा रहे। अपन को क्या करना है कि यहाँ पे अपनी तरफ से कोई शूटिंग नहीं करनी है। कोई भी व्यक्ति बंदा जो बाहर के आ रहा है और वो यहाँ पे शूटिंग करना चाहता है तो उसको यहाँ पे शूटिंग करने की क्या है, छूट है। तो यहाँ पे सबसे पहले शूटिंग करने के लिए आता है MRA सर्कस ग्रुप, आता है 1952 में, ठीक है, 1952 में यहाँ पे आता है। और ये जो MRA जो सर्कस ग्रुप है वो मॉरल रीआर्मेंट आर्मी, इसका फुल फॉर्म क्या है, मॉरल रीआर्मेंट आर्मी। और ये हमेशा यहाँ पे जो भी ग्रुप आता है शूटिंग करने के लिए वो वही ग्रुप आता है जो यहाँ पे एस वासन लाइक करता है। और एस वासन किस ग्रुप को लाइक करता है, जो बंदा है जो कम्युनिज्म के अपोज में यहाँ पे काम करने के लिए आता है उसको वो क्या करता है, रेडी हो जाता है उसको। तो ये जो MRA जो कंपनी है, ठीक है, ये MRA सर्कस ग्रुप जो है वो काउंटर मूवमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिज्म, यानी ये जो इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ यहाँ पे जो शूटिंग करने के लिए आया था, इसलिए MRA सर्कस ग्रुप को यहाँ पे एस वासन क्या दे देता है, परमिशन दे देता है। और इसके अंदर 200 सोल्जर्स वर्कर जो है वर्क कर रहे हैं इस ग्रुप में। और ये जो सर्कस ग्रुप है ये सर्कस ग्रुप है, लेकिन उसका नाम केवल सर्कस ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सर्कस नहीं किया जाता है, ना यहाँ पे कोई ऐसा एनिमल है जो यहाँ पे क्या करता है, सर्कस दिखाता है। और फिर क्या था, दे शूट 2 प्लेस। और ये जो MRA सर्कस ग्रुप जो है वो यहाँ पे 2 प्लेस करते हैं, यानी 2 शूटिंग करते हैं। एक तो जोथाम वैली, याद रखना ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी 2 शूटिंग की जाती है MRA कंपनी द्वारा। तो पहली है जोथाम वैली और दूसरा है फॉरगॉटन फैक्टर। और यहाँ पे एक बेस्ट सीन है जो लोग बार बार रिपीट करके देखते हैं, वो सीन है द सनराइज एंड सनसेट। ये जो एक कर्टेन एक पर्दे पे ऐसा दिखाया गया, रियल में जो सनराइज और सनसेट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर्दे पे इस प्रकार से दिखाया गया कि वहां पे रियल सनराइज और सनसेट हो रहे हैं। और ये जो प्ले है वो किसका पार्ट है, जोथाम वैली का पार्ट है। अब ये जो चीज है, ये सभी जो इंपॉर्टेंट चीजें ये आपको उतारनी, अगर आपको दिख नहीं रहा तो इस वीडियो को आपको, तो ये जोथाम वैली जो है उसका ये पार्ट है सनराइज और सनसेट। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्टीफन स्पेंडर। और ये जो है कौन है, एडिटर है, कहाँ किसके किस चीज के, द एनकाउंटर। और यहाँ पे ये एक कॉन्टेस्ट भी रखते हैं, और ये कॉन्टेस्ट होता है शॉर्ट स्टोरी पे। और ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं ये कौन, सेल्फ स्टीफन स्पेंडर। और आपको इसके बारे में ये क्यों जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जो अभी ये स्टीफन स्पेंडर जो होते हैं एक एज ए विजिटर के रूप में, एज ए यहाँ कम्युनिज्म के अपोज में यहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में स्पीच देने के लिए आते हैं। और एस वासन उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां भी देते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति हैं ऐसे व्यक्ति हैं। लेकिन जब वो वहाँ पे स्पीच देने के लिए आते हैं तो वो इतनी फर्राटेबन इंग्लिश बोलते हैं कि जिसके कारण उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं पड़ता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। जिसके कारण ये यानी सभी जो वहाँ पे जो व्यक्ति थे वो सभी एकदम मंत्र मुग्ध हो गए, एकदम केवल उनको लिसन ही कर रहे, सुन ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। इवन देन यहाँ पे एस वासन और अशोका मित्रन जो नो नॉन अबाउट द इंग्लिश, इवन देन दे डजंट नो अबाउट द व्हाट ही वांट टू से, यानी वो ये भी नहीं जानते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अशोका मित्रन जो है यहाँ पे क्या होता है कि ये व्यक्ति उस समय चला तो जाता है, लेकिन सभी को एक मिस्ट्री एक रहस्य को छोड़ के चला जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ सालों बाद क्या होता है, अशोका मित्रन एक कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करता है और उस बुक के बारे में, वो बुक कौन सी थी, द एनकाउंटर। और उस बुक के बारे में जानकारी लेने के लिए वो जाता है ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाता है। और उस लाइब्रेरी में जब जाता है तो उसको पता पड़ता है कि इस यहाँ का जो मेन सेक्रेटरी यानी मेन बॉस कौन है, स्टीफन स्पेंडर। और ये बहुत बड़ा क्या है, पोएट है, राइटर है और नॉवेलिस्ट है। इसको देख के यहाँ पे वो एकदम, ये एडिटर भी है, ठीक है, इस द एनकाउंटर जो यहाँ पे उसका एडिटर है, जिसके कारण वो खुद आश्चर्य में हो जाता है कि अपन अपने लिए एक मिस्ट्री था, एक रहस्य था कि ये बंदा है कौन, लेकिन अब मेरे को पता पड़ा कि ये कौन है, एक एडिटर है किसका, द एनकाउंटर, ये जो बुक है। ही सा अनदर बुक, ठीक है। और वो जैसे ही उस काउंसिल लाइब्रेरी से बाहर निकलता है तो उसको एक दूसरी बुक दिखती है। और वो कहाँ पे दिखती है, फुटपाथ पे, यानी रोड पे कोई व्यक्ति बेच रहा था। और उसकी जो कॉस्ट है वो जितनी जस्ट 50 पैसे है। और ये जो कॉस्ट 50 पैसे क्यों थी, उसका रीजन क्या है कि ये बुक का नाम द गॉड दैट फेल्ड है। और इसका कारण ये था कि ये
ये जो रशियन रिवॉल्यूशन जो है वो 50वां रिवॉल्यूशन था रशियन का, जिसके कारण यहाँ पे क्या था कि इस बुक को क्या कर दिया गया था, एकदम कम रेट में दिया गया। और ये जो बुक है उसमें 6 राइटर हैं जो अपने ऐसे लिख रहे हैं, तो ये इट वाज द कलेक्शन ऑफ 6 एसिस्ट, ठीक है, यानी यहाँ पे 6 जो ऐसे लिखने वाला जो राइटर है उनके यहाँ पे लिखा हुआ था, तो जिसके कारण यहाँ पे इस बंदे को जो अभी तक कोई अननोन था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही अशोकामित्रन यहाँ पे जो ब्रिटिश कौंसिल लाइब्रेरी में जाते हैं तो उनके बारे में पूरा नॉलेज उनको मिल जाता है। दैट्स ऑल। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती जाए, और आप ये जो वीडियो सभी को शेयर करते रहे। थैंक्स।